10 बीघा में इसलिए पूछता हूँ क्योंकि अगर 10 बीघा जमीन किसी के पास है तो उतने में उसका गुजारा हो सकता है, गुजारा हो सकता है। 10 बीघा जमीन वाला व्यक्ति अपने बेटे को IAS नहीं बना पाएगा, डॉक्टर नहीं बना पाएगा, इतना नहीं होता है साल में। तो जब आपके पास 10 बीघा भी नहीं है तो क्या हमारे समाज का जमीन से गुजारा हो जाएगा जितनी जमीनें हमारे पास है? हो सकता है भैया? नहीं हो सकता। दूसरे नंबर की चीज है नौकरियां। नौकरी कैसे लगती थी? वो शिक्षा से लगती थी, तो शिक्षा बर्बाद कर दी, कटोरा वाली शिक्षा शुरू कर दी। फिर भी इस भारतवर्ष में 2 महापुरुष ऐसे पैदा हुए, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरे मान्यवर काशीराम साहब। उन महापुरुषों ने क्या किया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने धारा 340 आर्टिकल 340 लिखा। अच्छा, यहाँ पर ओबीसी के कितने लोग हैं? 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है, 10 लोगों से 10-15 लोग हैं। 99% हमारे ओबीसी समाज को यह बताया गया कि अम्बेडकर किसके नेता हैं? दलितों के कम बताई, चमारन के नेता है। ये बताया गया ओबीसी के लोगों को और ओबीसी के लोगों ने ये माना है। अगर नहीं माना होता तो आज कुशवा समाज के गांव में, बघेल समाज के गांव में, धोबी समाज के गांव में अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी। लगी होती कि नहीं लगी हुई थी? उन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया और इन्होंने माना। आज जितने चमारों के घर में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर मिलेगी, पेरियार साहब की तस्वीर मिलेगी, उतने तो कुशवा समाज में नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में एक बात आ गई है कि बाबा साहब ने जिनको अपना गुरु माना है वो जाति के तो नहीं हो सकते, वो पूरे बहुजन समाज के। तो उन्होंने क्या बताया कि अंबेडकर तो केवल चमारों के नेता है, इसलिए हमारे ओबीसी के भाइयों ने मान लिया। अच्छा, ये बताइए 40 नंबर पहले आता है कि 41 नंबर? कौन सा पहले आता है? 40। तो बाबा साहब ने जब रिजर्वेशन देने की, आरक्षण देने की बात आई तो आर्टिकल 340 पहले लिखा। और आर्टिकल 340 में किसके लिए आरक्षण है? पिछड़ा वर्ग के लिए। किसके लिए है? पिछड़ा वर्ग के लिए। बताइए, आपके पास अगर कोई अमूल्य संपत्ति है तो आप सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? अपनों को। जो पहली बार आए उन लोगों, वो लोग जवाब देंगे। आपके पास अगर जमीन, जायदाद, धन संपत्ति है तो आप सबसे ज्यादा किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? बताइए, किसको देते हैं? अपनों को। सबसे ज्यादा हमारा जो करीब होगा, हमारा अपना होगा। तो बाबा साहब के लिए अगर दलित अपने थे तो आर्टिकल 340 में पहले पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए क्यों लिखा? ये एक्चुअली दलित और पिछड़े कुछ है नहीं है, वो पिछड़ा नहीं है। उसमें देखिए ओ लगा है। ओ मतलब जैसे कोई आदमी 20 लोग कहीं घूमने गए और 20 में से 10 लौट आए या 15 लौट आए और 5 गायब हो गए, तो जब हम लिखेंगे वापस उनकी ढुलाई हुई तो 15 तो मिल गए और 5 नहीं मिले, तो हम क्या लिखेंगे? 5 अन्य रह गए, अदर रह गए। 5 अदर रह गए, मतलब इनको तो दे दिया हमने, ये तो मिल गए, बाकी और कौन रह गए? बोले 5 अदर और रह गए हैं। तो बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन पिछड़ों के लिए देना चाहा तो पिछड़ा वर्ग के उस समय के नेताओं ने मना कर दिया कि अम्बेडकर हमको चमार बनाना चाहता है, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो संविधान में आर्टिकल 340 लिख गए कि आज नहीं तो कल इनको समझ में आएगी, और जब इनको समझ में आएगी तो इस बात को स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करेंगे तो ये आरक्षण की मांग करेंगे, उस समय इनको आरक्षण मिल जाएगा। और उसी के आधार पर बीपी मंडल के नेतृत्व में आयोग बना और उस मंडल कमीशन ने रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बनाकर आपको लागू न करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि किसी दिन विस्तार से जब कैडर होगा, मैं छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, किसी दिन विस्तार से जब कैडर होगा ना 6 घंटे का, 7 घंटे का, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो बीपी मंडल की रिपोर्ट क्या थी, काका कालेलकर आयोग क्या था जो बैकवर्ड के लिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बना था, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बना। तो उसमें एक आयोग बना, किसकी वजह से? वो आर्टिकल 340 की वजह से। अगर आर्टिकल 340 नहीं होता तो आयोग बनता ही नहीं। तो वो आयोग बना और आयोग लागू न करेंगे तो क्या हुआ? उस समय पर एक मसीहा दूसरा पैदा हुआ, उसका नाम था मान्यवर काशीराम। उन्होंने पूरे देश में एक आंदोलन चलाया कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी। आंदोलन कौन चला रहा था?
कौन जात के थे? चमार, और आरक्षण किसको मिलना था? संविधान कौन लिख रहा था? कौन जात के थे? चमार नहीं थे, एससी नहीं थे, दलित थे, महार थे। चमार जाति अलग है, महार जाति अलग है। तो पहले तो ये कहना बंद कर देना कि अम्बेडकर चमार थे। अम्बेडकर चमार है ही नहीं, अम्बेडकर महार है। महार जाति केवल महाराष्ट्र में पाई जाती है, बाकी और कहीं नहीं है पूरे भारत में। तो आरक्षण सबसे पहले किसके लिए लिख रहे हैं? ये आश्चर्य की बात है कि काशीराम आंदोलन चला रहे हैं मंडल कमीशन का, अंबेडकर आरक्षण लिख रहे हैं किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए। ये करिश्मा क्या है? क्यों लिख रहे हैं पहले उनके लिए? पहले तो उनके लिए लिखना चाहिए जिनके कौम में वो पैदा हुए। लेकिन लायक बेटा कौन होता है पता है? जिसके बाप के ऊपर या जिसके जीवन के ऊपर पहले जिसका कर्ज हो। मकान बनाना चाहिए पहले अपना, कि पहले जिसका कर्ज है वो चुकाना चाहिए। क्या करना चाहिए? लायक लोग यही करते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं इनको बाद में दूंगा, अपनों को पहले मेरा ऊपर जिनका कर्ज है वो तो चुका लूं। कर्ज किसका था? कर्ज था ज्योतिबा फुले का, कर्ज था सयाजीराव गायकवाड़ का, कर्ज था छत्रपति साहूजी कुर्मी महाराज का। अगर ये लोग बाबा साहब को छात्रवृत्ति नहीं देते तो बाबा साहब विदेश में पढ़ने नहीं जा पाते, और अगर बाबा साहब विदेश में पढ़ने नहीं जा पाते तो संविधान लिखने का अधिकार उनको नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि आज मैं अगर योग्य बना हूं तो ये पिछड़ा वर्ग के दो राजा थे, सयाजीराव गायकवाड़ और छत्रपति साहूजी कुर्मी महाराज, इनके सहयोग से और इनके मदद से मैं आज योग्य बना हूं। तो मेरा अगर पहला दायित्व बनता है तो मैं क्या करूं? सबसे पहले इनका कर्ज चुकाऊं, क्योंकि अगर इनका कर्ज नहीं चुकाया तो लोग मुझे भी गद्दार कहेंगे कि पढ़ाया हमने था, तो जब मौका आया देने का तो सबसे पहले किसको दिया? अपनों को दिया। तो पहले उन्होंने किसको दिया? जिनके ऊपर जिनके जीवन पर कर्ज था उनका। तो कर्ज चुकाने के लिए सबसे पहले जो जातियां बैकवर्ड में ओबीसी में आई, सबसे पहले उनको रिजर्वेशन देने की बात की। मान्यवर कांसीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में भी उन्होंने सबसे पहले किसके लिए बात की? कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये आंदोलन चलाया, और मंडल कमीशन का आंदोलन चलाने वाले काशीराम भी एससी के थे। लेकिन उन्होंने क्यों चलाया? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मेरा मसीहा अगर आरक्षण नहीं देता तो काशीराम साइंटिस्ट और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आरक्षण इसलिए दे पाए क्योंकि उनको सयाजीराव गायकवाड़ और साहूजी महाराज ने छात्रवृत्ति दी और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। अगर ये न देते तो मैं भी डॉक्टर नहीं बनता। तो इसीलिए कांसीराम साहब ने पिछड़ों के लिए आंदोलन चलाया। और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था, आप कांसीराम साहब के साहित्य को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पंजाब में आंदोलन चल रहा था तो सवर्ण लोग उस पर अटैक कर देते हैं, भगदड़ मच जाती है, गोली चल जाती है और 4 चमार जाति के लोग जगह पे मारे जाते हैं। आंदोलन किसके लिए था? गोलियां कौन खा रहा था? मंडल कमीशन का आरक्षण किसको मिलना था? पिछड़ा वर्ग के लोगों को। और गोलियां कौन खा रहा था? एससी के लोग। तो कई लोग आज भी, जैसे हम लोग काम करते हैं ना ओबीसी के समाज में, लोगों को समझाने जाते हैं तो लोग हमारे बड़ा एहसान दिखाते हैं कि ये पिछड़ा वर्ग नहीं सुधरता, ये नहीं सुनता हमारी बात। अरे भाई, आप समझाने जा रहे हो तो एहसान नहीं कर रहे हो। उनके पुरखों ने आपके ऊपर बहुत बड़े एहसान कर रखे हैं। आप अपना कर्ज चुका रहे हो, पहले कर्ज चुकाओ अपना, उसके बाद बात करना उनसे। क्योंकि महापुरुषों की श्रेणी अगर हम देखेंगे, बुद्ध से लेके मान्यवर कांसीराम साहब तक महापुरुषों की श्रेणी देखें तो 2-5 निकलेंगे आपके, बाकी सारे महापुरुष इसी शूद्र समाज के पिछड़ा वर्ग में से पैदा हुए। उन्होंने ये आंदोलन चलाया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम क्या उतारे? अपना कर्ज उतारे। तो आज हमको जाना पड़ेगा ओबीसी के समाज के गांव में, कुशवा समाज में, बघेल समाज में जो जागृत हो गए, उनको जाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा। और जब वो समझेंगे तो वो लाठी खुद उठाएंगे और तुमसे कहेंगे तुम पीछे खड़े हो जाओ, पहली गोली अब तुम खाएंगे। और ये उन्होंने करके दिखाया जब कांसीराम साहब ने इसका नेतृत्व किया। लेकिन जब कांसीराम साहब शुरुआती आंदोलन चला रहे थे तो जिनको आरक्षण चाहिए था वो मंडल के साथ नहीं आए, वो किसके साथ चले गए? कमंडल के साथ। और नारा कौन सा लगा रहे थे? रामलला हम आएंगे तो मंदिर वही बनाएंगे। बन गया मंदिर। कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, अडवाणी जी आंदोलन चला रहे थे रामलला का, बन गया ना मंदिर, बन गई मंदिर का ट्रस्ट, बन गई उसकी सूची। बताओ एक भी पिछड़ा शामिल हुआ उसमें? एक
भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति उन्होंने राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर शूद्र को शामिल कर दिया तो मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा। अब बताइए, तो हमारा आंदोलन काहे के लिए होना चाहिए था? मंडल का होना चाहिए था। अगर मंडल का आंदोलन अगर आप लोग साथ दे देते कांसीराम साहब का, तो आरक्षण 27% नहीं मिलता, 52% मिलता, जितनी आपकी संख्या थी उतना मिलता अगर आप साथ दे देते। तो फिर भी क्या हुआ कि दो वजह से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से और मान्यवर कांसीराम साहब के मंडल कमीशन लागू कराने की वजह से क्या हुआ, देश में 27% ओबीसी के लिए और 22%, 22.5% SC ST के लिए आरक्षण लागू हो गया। तो 49%, 49.5% नौकरियां हमारे लोगों को मिलने लगी। इतनी नौकरियां हमको मिलती हैं, चाहे हमारे कितने भी कम नंबर आए। अगर भर्ती निकली, चाहे मेडिकल की हो, चाहे IIT की हो, चाहे प्रोफेसर की हो, किसी की अगर भर्ती निकलती है तो इतनी सीटें हमको देनी पड़ती है, चाहे नंबर कितने भी कम आए। उन्हें भी अच्छी बीमारी पैदा कर दीजिए कांसीराम और अंबेडकर ने, बोले इनके नंबर कम आए तभी इनको नौकरी देनी पड़ती है, सीटें तो देनी पड़ेगी ना जितनी आरक्षित है। उन्होंने कहा ये सीटें मिलती कहाँ है, ये नौकरियां लगती कहाँ है, ये आरक्षण मिलता कहाँ है? तो बोले ये सब सरकारी विभागों में मिलता है। बोले एक काम करो, सरकारी विभाग ही बेच दो तो आरक्षण मिल रहेगा, बांसुरी बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने कहा आरक्षण सरकारी विभागों में मिलता है, इसलिए आज सारे प्राइवेट विभाग सारे प्राइवेट किए जा रहे हैं, पूरे बेचे जा रहे हैं। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया। आपने देखा होगा बिजली विभाग बेच दिया, रोडवेज बेच दिया, एक भी विभाग नहीं छोड़ रहे हैं। शिक्षा विभाग बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे जा रही है सरकार स्कूलों को। क्या बचेगा, कहां लगेगी? यानी कि अब हमारे आने वाले समय में भी हमारे बच्चों की नौकरियां लगने वाली नहीं है। और कई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, वो कहते हैं बच्चा कब से पढ़ रहा है भाई, नौकरी नहीं लगती। नौकरी भर्ती निकलती है 500 और फार्म डलते कितने, 5 लाख। अब 5 लाख में तुम्हारे लला को नो मारा जाएगा, कोई जरूरत है? रोटी वाले और तुम्हारे लला पढ़े कटोरा वाले में, जो DPS में पढ़ो बाको नंबर नहीं आएगा। जिनने इंग्लिश सीखी छठे में जाएगी ABCD, और वो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो इसकी नौकरी लगेगी कि उसकी लगेगी? तो ये व्यवस्था हो गई। वैसे तो नौकरियां बची भी नहीं है, और जो बची हैं वो भी संपन्न लोगों की लगेंगी। अब गरीबों के बच्चों को नौकरियां मिलने वाली नहीं है। और तीसरे नंबर की चीज है बिजनेस, व्यापार। अच्छा क्षेत्र है, इंद्रगढ़ अच्छी जगह है, मेन मार्केट भी है। आप लोगों में से कोई ऐसा साथी है जिसकी मेन रोड पे 10-5 दुकानें हो, कोई मॉल हो, कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो? ना आपके पास जमीन है, ना आपकी नौकरी लगने वाली है, और ना आपके पास बिजनेस व्यापार करने के लिए कोई साधन है। तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से, आप लोग क्या सोच रहे हैं आने वाली पीढ़ी की, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी कैसे कटेगी? कभी आपने सोचा है इस बारे में? चर्चा करते हैं 10-20 लोग बैठकर कभी क्या 20 साल बाद होगा ये बच्चों को? जमीन तनेगी तो है, मकान आपने 3 मंजिल बना लिया, नौकरी नहीं लगेगी तो मकान खोद के खाएंगे, क्या करेंगे उसका? फिर बेचना पड़ेगा, फिर गांव भगना पड़ेगा किसी। तो इस पे कौन चर्चा करेगा? इस पर कौन चिंता करेगा? बाबा साहब थे तो बाबा साहब ने चिंता की, कांसीराम साहब थे तो उन्होंने चिंता की। आज चिंता कौन करेगा? आपको करनी पड़ेगी, हमको करनी पड़ेगी। तो जब ये बात मेरे समझ में आई, मैं आश्चर्य की बात आपको बता रहा हूं, जब मैं गांव में जाता हूं तो हमारी कई माताएं बहनें से पूछते हैं कि बताओ बहन जी ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? तो बहुत अच्छा जवाब देती है, लला ताने चौंच दई है तो चुनाव दे दो। ये इस प्रकार की बात है। ऊपर वालों उनको जगह जरूर है, लेकिन सुलात नहीं है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और भारत सरकार ने आंकड़ा दिया था, अभी नया आंकड़ा जारी आ गया कि 80,000 लोग, मतलब 60,000 था पहले, अब 80,000 का आ गया। बोले 80,000 लोग हर 48 घंटे में भारत में भूख से मर जाते हैं। आप बताओ तो बिल को दाम मांगो, जहाँ पे मेरे को नाम लिखो। लोग कहते हैं ना दाने दाने पे नाम लिखा है, तो ये भूख से कैसे मर रहे हैं लोग? 12,000 था पहले आंकड़ा, वो 12,000 नहीं है, लाखों लोग रोज भूख से मरते हैं हमारे देश में। तो चोंच तो थी, उनके बाद चुना कहाँ चला गया उनका? पूछो चोंच किसने दी? तो बोले भगवान ने। बच्ची कौन देता है? बोले भगवान देता है। तो मैं कहता हूँ कमारे में क्या नहीं मिली? कुंवारे में मिल जाते, भगवान देता है। तो शादी क्यों की उसके लिए?
बच्चे ना कोई भगवान देता है ना कोई चोंच देता है, भगवान बच्चे आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलकर पैदा करते हैं। तो बताओ बच्चों को फिर चोंच किसने दी? चुनाव कौन देगा? आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी तो चुनाव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमारे गांव में कई माता बहनें कहती थी बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हमारे लला थे कछुमच कहियो, हम तो मट्टी खुद खाए। लेकिन बात कछु कहियो मत हाथ में लगा दियो लला थे। अब वहां जी मट्टी नहीं खुद रही। पहले मट्टी कहां से खुदती थी? 10 फावड़ा से। 100 रुपया को आतो फाड़ो, 50 रुपया को आतो 10 लाख, 150 रुपया में मजदूर तैयार। वो जाता था, मट्टी खोद के पैसा मिलते थे, घर परिवार चलता था उसका। आज मट्टी कहां से खुदती है? कहां से खुदती है? कितने की आती है? लला मट्टी खोद रहे क्या? जेसीबी कम से कम 25 लाख की आती है, तो अब लला मट्टी नहीं खोद पाएंगे। पहले खेत करते थे, काय से करते थे? हंसिए से, मजदूरों से। अब काय से कटते? कंपान आती है, हार्वेस्टर कर। अब आपके बच्चों को मजदूरी भी मिलने वाली नहीं है। और एक और खतरनाक आंकड़ा, मोबाइल बंद कर लो, रख लो अपने पास, तुम भी बंद कर दो।